हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक दैट इज एंजाइम्स। देखिए, जो एंजाइम्स हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं। देखिए, कैटलिस्ट क्या होता है। जैसे अगर हम केमिस्ट्री में कैटलिस्ट पढ़ते हैं तो हम कैटलिस्ट उस सब्सटेंस को बोलते हैं, उस केमिकल सब्सटेंस को बोलते हैं जिसको जब भी रिएक्शन के अंदर डाला जाता है तो क्या होता है, रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। रिएक्शन का रेट इंक्रीज होने का मतलब आप समझ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई केमिकल रिएक्शन मान लीजिए विदाउट कैटलिस्ट 45 मिनट में होना था, अब वो रिएक्शन जो है 3 या 4 मिनट में हो जाएगा। या फिर और आप एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन 2 घंटे में कंप्लीट होना था अगर आप कैटलिस्ट ऐड नहीं करते, लेकिन अगर आप एक सुटेबल कैटलिस्ट को ऐड कर रहे हो वहां पे, तो सेम रिएक्शन जो है 1 सेकंड के अंदर भी हो सकता है। तो यानी कि आप सिंपली ये बोल सकते हो कि जो आपके कैटलिस्ट होते हैं वो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं। मींस रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाता है इन ए वेरी लेस टाइम। अब अगर हम बोलें बायो कैटलिस्ट या फिर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, तो देखिए अगर हम बोल रहे हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, सो बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग। सो बायो कैटलिस्ट का क्या मतलब हुआ, यानी कि लिविंग सिस्टम के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हम बोलें कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कैटलिस्ट की तरह काम करती है, यानी कि जो बहुत सारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उनके रेट को बढ़ाने के लिए हेल्प करती है, तो वो होंगे हमारे पास एंजाइम्स। यानी कि जो एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, दे इंक्रीज द स्पीड ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस। सो अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं। सो पॉइंट क्या है, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच इन्फ्लुएंस द स्पीड ऑफ ए बायोकेमिकल रिएक्शन। उसकी स्पीड को बढ़ाएंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, प्रभावित करेंगे, यानी कि स्पीड को बढ़ाएंगे। आप इंक्रीज बोल सकते हो यहाँ पे। सो जितने भी एंजाइम्स होते हैं, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। सो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने भी प्रोटीन्स हैं वो एंजाइम्स हो। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक। देखिए, हर एक एंजाइम स्पेसिफिक होता है। अब आप ये नहीं बोल सकते हो कि कोई भी एंजाइम है और कोई भी एंजाइम आया और वो किसी भी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जा रहा है। नो, ऐसा नहीं होगा। ईच एंजाइम हैज इट्स ओन सबस्ट्रेट। ईच एंड एवरी एंजाइम हैज इट्स ओन सबस्ट्रेट। हर एक एंजाइम का अपना खुद का सबस्ट्रेट होता है। रिमेंबर दिस थिंग। जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास नंबर 1 एंजाइम है, तो इसका अपना सबस्ट्रेट होगा जिसके साथ ये बाइंड करेगा। सो नेक्स्ट इज, देखिए एक टर्म आप पढ़ोगे राइबोजाइम्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट लेक्चर में भी हमने ये डिस्कस किया था। अभी हम जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंजाइम्स के उनका एक ब्रीफ आइडिया ले रहे हैं। सो राइबोजाइम्स क्या होते हैं। राइबोजाइम्स में मैंने उस टाइम आपको बताया था कि जो आरएनए है, आरएनए जो है एज एंजाइम जब काम करेगा, व्हेन न्यूक्लिक एसिड, देखिए आरएनए न्यूक्लिक एसिड ही है, दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। दिस इज व्हाट, राइबो न्यूक्लिक एसिड। जब आपके पास आरएनए जो है वो एंजाइम्स की तरह बिहेव करेगा, देन आप उसको राइबोजाइम बोल देते हो। जो एंजाइम्स होते हैं दे फॉर्म टर्शियरी स्ट्रक्चर। एंजाइम जो है 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, 3 डायमेंशनल सा व्यू आपको यहाँ पे बताया गया है इन डायग्राम्स में। सो 3D स्ट्रक्चर जो है एंजाइम्स बनाते हैं, याद रखना, विद सम पॉकेट्स। 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं एंजाइम्स जिसमें क्या होता है, विच कंसिस्ट ऑफ सम पॉकेट्स, और उनको हम एक्टिव साइट्स बोल देते हैं। जो आपके पास एंजाइम होगा
उसका स्ट्रक्चर देखिए 3D स्ट्रक्चर है। उसमें क्या है, कुछ पॉकेट्स है जिनको हम एक्टिव साइट बोल देंगे। अब एक्टिव साइट ऐसी कौन सी साइट्स होती हैं? एक्टिव साइट्स वो साइट्स होती हैं जहां पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा। इसीलिए बोला कि विद सम पॉकेट्स कॉल्ड एक्टिव साइट्स इनटू विच द सबस्ट्रेट फिट्स। जहां पे आके जो सबस्ट्रेट है वो फिट हो जाएगा, यानी कि बाइंड कर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में आपको बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है, आपको बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये आपके पास सबस्ट्रेट है। लॉक एंड की हाइपोथेसिस हम देखेंगे आगे भी। लॉक एंड की हाइपोथेसिस जो होती है, मतलब एक तरीके से रिलेट किया गया है सबस्ट्रेट और एंजाइम को लॉक और की से। जैसे मान लीजिए की है, चाबी है, तो आप उसको मान लो कि वो सबस्ट्रेट है, और जो आपका ताला है, लॉक है, उसको आप मान लीजिए कि वो एंजाइम है। सो यहाँ पे भी जब ये जो आपके पास सबस्ट्रेट है, ये जब बाइंड कर जाएगा एंजाइम के साथ, तो क्या बन जाएगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो उसी को मैं बोल देती हूँ यहाँ पे लॉक की कॉम्प्लेक्स। अपनी लॉक की हाइपोथेसिस में क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि एंजाइम को मैं एज ए लॉक मान रही हूँ, और जो मेरे पास में सबस्ट्रेट है उसको मैं वहां पे की मान रही हूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि लॉक की कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब देखिए अभी हमने क्या पढ़ा कि एंजाइम का 3D स्ट्रक्चर होता है जिसमें कुछ पॉकेट्स होती हैं इस टाइप से, जहां पे आके क्या होगा, जहां पे आके सबस्ट्रेट क्या करेगा, सबस्ट्रेट वहां पे बाइंड करेगा और वहां पे बिल्कुल फिट हो जाएगा। सो देखिए ये आपके पास एंजाइम है, मान लो यहाँ पे कुछ पॉकेट्स हैं, इनको एक्टिव साइट बोला, ये इसकी एक्टिव साइट है। तो देखिए मान लीजिए ये सबस्ट्रेट है, लेट्स से दिस इज सबस्ट्रेट। सो अब देखिए यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो फिट हो जाएगा। यहाँ पे सबस्ट्रेट जैसे ही फिट हो जाएगा वैसे ही एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। एज यू सी हियर कि ये आपका एंजाइम है, तो सबस्ट्रेट आया और सबस्ट्रेट यहाँ पे फिट हो गया, तो एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन जाएगा। नाम से ही पता लग रहा है, एंजाइम आया, एंजाइम है और सबस्ट्रेट यहाँ पे फिट कर जाएगा, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि एंजाइम भी आ रहा है यहाँ पे, सबस्ट्रेट भी यहाँ पे आया। सो इस टाइप से आप इजीली याद रख सकते हो कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्यों यहाँ पे बनेगा। सिंपली की तरह एक्ट करेगा सबस्ट्रेट और लॉक की तरह एक्ट करेगा एंजाइम। तो यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड व्हेन this substrate get fit into these active sites. Next one is our that we are going to discuss, that is enzymes factors affecting the enzyme activity. Means ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? What are those factors that affect the activity of the enzyme? सो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए टेम्परेचर की और पीएच की। अगर हम एंजाइम्स की बात करें, सो जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम शो हाईएस्ट एक्टिविटी एट द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। मीन्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, एक पर्टिकुलर पीएच होगा, जिसके ऊपर ही एंजाइम अपनी सबसे ज्यादा एक्टिविटी को शो करते हैं। अब जैसे अगर हम रेंज की बात करें कि वो ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच की रेंज क्या रहती है, सो एंजाइम्स जो है जनरली वर्क करते हैं इन द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ रेंज 25 to 40 डिग्री सेल्सियस। मीन्स इतनी रेंज रहती है 25 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में, जिसके ऊपर जो एंजाइम्स हैं दे शो हाईएस्ट एक्टिविटी। और पीएच की अगर मैं बात करूं तो नियर अबाउट पीएच की रेंज रहती है 6.0 से 7.5 के बीच में। दिस इज इम्पोर्टेंट। अब देखिए होता क्या है कि जो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो डिक्लाइन हो जाती है, यानी कि काफी हद तक कम हो जाती है बिलो एंड अबव ऑप्टिमम वैल्यू। देखिए जो ऑप्टिमम वैल्यू जो है, जो टेम्परेचर की जो वैल्यू है, ऑप्टिमम जो रेंज है, पीएच की जो ऑप्टिमम रेंज है 6.0 से 7.5, अगर जो है इससे कम अगर टेम्परेचर हो जाए या फिर इससे ज्यादा हो जाए, या फिर पीएच में भी अगर ऐसा ही हो जाता है
कि जो pH है वो कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए ऑप्टिमम वैल्यू से, तो क्या होता है, एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो डिक्लाइन कर जाती है, यानी कि कम हो जाती है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें लो टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, तो जो एंजाइम है वो टेम्परेरीली इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव मतलब एंजाइम अब अपना काम नहीं कर पाता है, इनएक्टिव जब वो हो जाएगा, जब टेम्परेचर कम कर देते हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा भी होता है तो क्या होगा, टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो एंजाइम जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंजाइम का जो टर्शरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है एंजाइम का, जो अभी हमने बात की, वो चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे होता क्या है, देखिए, एंजाइम्स डिस्ट्रॉय बिकॉज प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाय हीट। क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटीन्स हैं वो डीनेचर हो जाएंगी हीट की वजह से, क्योंकि जो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो भी चेंज हो जाएगा, और जो एक्टिव साइट है उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी, तो सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड भी नहीं कर पाएगा, तो धीरे धीरे एंजाइम की एक्टिविटी भी स्टॉप हो जाएगी। इसीलिए हाई टेम्परेचर के ऊपर हम बोल सकते हैं डीनेचुरेशन हो जाती है। एट द हाई टेम्परेचर द डीनेचुरेशन इज गोइंग टू अकर। क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या कि लॉस हो गया टर्शरी स्ट्रक्चर का, जो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है उसका लॉस हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जो आपके पास एक्टिव साइट है उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी, और अगर एक्टिव साइट जहां पे सबस्ट्रेट ने बाइंड करना था उसी की शेप चेंज हो जाएगी, तो अल्टीमेटली जो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो भी वहां पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और धीरे धीरे एंजाइम जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डीनेचुरेशन हो रही है। डीनेचुरेशन में एग्जैक्टली यही होता है कि जो आपके पास टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है दैट इज लॉस्ट हियर, और जो आपके पास जो एक्टिव साइट होती है उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट। अब नेक्स्ट आता है, कुछ एक इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं जो कि वर्क करते हैं हाई टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर भी, बट एंजाइम्स गेट डैमेज्ड। ठीक है, कुछ एक इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर भी काम कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें कैटलिस्ट, हम तब बोलेंगे उसको जब हमारी बॉडी के अंदर जो है वो काम नहीं करता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई चीज एज ए कैटलिस्ट काम कर रही है तब हम उसको एंजाइम बोलते हैं। मीन्स केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में जहाँ पे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट यूज होते हैं, तो वो तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की कंडीशन के ऊपर भी काम कर देते हैं। लेकिन जो एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी की अंदर जो है एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं, या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं, तभी उनको बायो कैटलिस्ट बोला। तो वो जो है डैमेज हो जाते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर। हाई टेम्परेचर के ऊपर दे गेट डैमेज्ड। अब वो हाई टेम्परेचर भी कितना, अगर ग्रेटर देन 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, अगर ग्रेटर देन 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो आपके पास थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, थर्मो का मतलब होता है हीट और फाइल का मतलब होता है लविंग, जो कि हाई टेम्परेचर में रह सकते हैं, या फिर जैसे जो हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में जो रहते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो जो है क्या कर सकते हैं, वो हाई टेम्परेचर को भी जो है टॉलरेट कर पाते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर पाते हैं। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि होता क्या है कि जो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स हैं दे हैव एंजाइम्स विच आर स्टेबल, और वहां पे जो एंजाइम्स हैं वो स्टेबल होते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर भी। इवन अगर अप टू 80 से 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी हो जाए तब भी जो है ये स्टेबल होते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट फैक्टर जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। देखिए होता क्या है कि अगर जो है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो जो वेलोसिटी है एंजाइम एक्शन की वो बढ़ेगी। मतलब जो एंजाइम एक्ट कर रहा है, एंजाइम जो अपना काम दिखा रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी सबसे पहले तो।
फिर उसके बाद क्या होता है, अब धीरे धीरे जो आपके पास v है, वेलोसिटी है, वो मान लीजिए बढ़ती जा रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। क्या वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी? यस। सो इट रीचेज ए मैक्सिमम वेलोसिटी, और मैक्सिमम वेलोसिटी को जो है हम v max से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंच जाती है। अब होता क्या है, दिस इज नॉट एक्सीडेड बाय फर्दर राइज इन कंसंट्रेशन बिकॉज एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। देखिए अब होगा क्या कि अब एक बार जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो गई, यानी कि v max आ गया, तो अब जो है दिस इज नॉट एक्सीडेड बाय फर्दर। अब ऐसा नहीं है कि आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और ज्यादा बढ़ाते जा रहे हो और भी ज्यादा v max बढ़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा इसीलिए नहीं होता है क्योंकि जो देखिए एंजाइम मॉलिक्यूल्स हैं उनकी भी कुछ लिमिट है। अब एंजाइम मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत कम होते हैं, कुछ ही एंजाइम मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। यानी कि अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो देखिए एंजाइम मॉलिक्यूल्स तो उतने ही रह जाएंगे, लेकिन सबस्ट्रेट को आप बढ़ाते जा रहे हो तो क्या होगा, एंजाइम मॉलिक्यूल्स जो है कम हो जाएंगे देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। सो इसकी वजह से क्या है, दैट इज नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल्स टू बाइंड विद द एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। क्योंकि होता क्या है कि हमें पता है एंजाइम है, एंजाइम के पास जो है एक्टिव साइट है, वहां पे जो है सबस्ट्रेट आके बाइंड कर जाएगा। लेकिन अब देखिए अगर आपके पास फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा नहीं है तो फिर सबस्ट्रेट कहाँ पे बाइंड करेगा? तो सबस्ट्रेट फिर बाइंड नहीं कर पाएगा क्योंकि एंजाइम्स कम हो जाएंगे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से। सो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि विद इन ए सर्टेन लिमिट, विद इन ए सर्टेन लिमिट, जब तक कि जो वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं हो जाती तब तक हम ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब v max तक पहुंचने तक। लेकिन बाद में और ज्यादा वो एक्सीड नहीं करेगा। वो एक्सीड क्यों नहीं करेगा? बिकॉज राइज इन कंसंट्रेशन, बिकॉज राइज इन कंसंट्रेशन of the substrate leads to enzyme molecules fewer in number than the substrate molecules. So no free enzyme molecules are available to bind with the additional substrate molecule. I hope आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है डायग्राम में, यू कैन सी, देखिए ये आपके पास एंजाइम है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, एंजाइम की एक्टिव साइट है। यहाँ पे आके देखिए जो सबस्ट्रेट है, मान लीजिए ये सबस्ट्रेट है, तो यहाँ पे आके ये बाइंड करेगा। अब जब सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड कर जाएगा तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, उस कॉम्प्लेक्स को हम बोल देते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बोल देते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब देखिए होगा क्या, जब कैटेलिसिस यहाँ पे होगी, मींस जब यहाँ पे कोई कैटेलिस्ट होगा, कैटेलिसिस जब इसकी होगी, सो देखिए होगा क्या यहाँ पे, अब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। मतलब जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट जो है बदल जाएगा प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। सो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड हियर। अब होगा क्या, जो एंजाइम और प्रोडक्ट हैं वो अब अलग अलग हो गए, तो एंजाइम प्लस प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है एंजाइम एक्टिविटी को, दैट इज प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। इनहिबिटर, देखिए इनहिबिटर का मतलब ये हुआ कि जो किसी चीज को कम करेगा, किसी चीज को रोकेगा, दैट इज इनहिबिटर। सो क्या होता है कि जो बाइंडिंग होती है स्पेसिफिक केमिकल्स की, जिनको हम इनहिबिटर्स बोल देते हैं, जो कि शट ऑफ कर देते हैं, कम कर देते हैं एंजाइम एक्टिविटी को, यानी कि एंजाइम एक्टिविटी को रोक देते हैं, उनको हम इनहिबिटर बोल देते हैं। और इसी को जो है, इस प्रोसेस को हम इनहिबिशन का प्रोसेस बोल देते हैं। सो अब देखिए होता क्या है कि जो इनहिबिटर है अगर वो क्लोजली सिमिलर है सबस्ट्रेट्स के साथ, क्योंकि जो सबस्ट्रेट है वो तो देखिए बाइंड करेगा ही, जैसे अभी हमने देखा कि जो सबस्ट्रेट है वो तो बाइंड करेगा ही एट द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। सो होता क्या है कि अगर मान लीजिए जो आपके पास इनहिबिटर है, इनहिबिटर अगर सिमिलर है स्ट्रक्चर वाइज, अगर सिमिलर है टू द सबस्ट्रेट,
तब हम बोल देंगे कि वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, क्योंकि वो फिर उसके साथ कंपटीशन करेगा। वो बोलेगा कि मैं भी तेरे जैसा ही हूँ, तो वो उसके साथ कंपटीशन करने लग जाएगा सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने के लिए एट द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। तो देखिए बोला भी गया है, इट competes with the substrate for the binding site of the enzyme। देखिए यानी कि बाइंडिंग साइट जो है सिर्फ ये है। तो यहाँ पे मान लीजिए जो इनहिबिटर है, इनहिबिटर अगर स्ट्रक्चरली सिमिलर है सबस्ट्रेट के जैसा ही, तो तब तो यहाँ पे जो इनहिबिटर है वो भी इजीली बाइंड कर सकता है। तो यानी कि अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में कंपटीशन चलेगा, इन दोनों के बीच में कंपटीशन यहाँ पे चलेगा, इसीलिए हम इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोल देते हैं। सो अब होगा क्या, एज ए रिजल्ट द सबस्ट्रेट कैन नॉट, अब यहाँ पे रिजल्ट ये निकल के आएगा कि सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड ही नहीं कर पाएगा। अगर सबस्ट्रेट देखिए बाइंड ही नहीं कर पाएगा, ये वाला सबस्ट्रेट अगर बाइंड ही नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, उससे उससे जो है यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, और अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बना तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स भी नहीं बनेगा, और अगर वो नहीं बना तो हमें एंजाइम और प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगा, यानी कि प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा। तो अगर हमें प्रोडक्ट ही नहीं मिल रहा है तो फिर इस चीज का कोई बेनिफिट नहीं है। तो यानी कि जो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो डिक्लाइन हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, वो रुक जाएगी। सो इसीलिए जो है हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, इनहिबिटर जो है स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं विच शट्स ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी। अब जैसे आप यहाँ पे देखिए इन डायग्राम्स में यू कैन चेक, यू हैव गिवन वेरी ब्यूटीफुली हेयर, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। देखिए नॉर्मल रिएक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, एंजाइम होता है, ये एंजाइम है, एंजाइम के पास जो है एक्टिव साइट है, यहाँ पे जो है सबस्ट्रेट बाइंड करता है, यही होता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपके पास इनहिबिटर है, ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि क्या करेगा, जो कि शट ऑफ कर देगा एंजाइमेटिक एक्टिविटी को। तो देखिए मान लीजिए ये हमारे पास यहाँ पे सबस्ट्रेट है, दिस इज अवर सबस्ट्रेट। तो देखिए यहाँ पे आपको क्रॉस से बताया गया है, यानी कि जो सबस्ट्रेट की जो बाइंडिंग है वो यहाँ पे ब्लॉक कर दी जाएगी, वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी। कौन, और कौन आके बाइंड कर जाएगा, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ये इसके साथ कंपटीशन करेगा। सो दिस इज योर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नाउ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं, देखिए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऐसे होते हैं जो कि कोई कंपटीशन नहीं करते हैं, कोई कंपटीशन नहीं करते हैं, मीन्स ये बाइंड करते हैं एट द साइट अदर देन द एक्टिव साइट। देखिए जो आपके पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो तो बाइंड कर जाते हैं, वो तो बाइंड कर जाते हैं कहाँ पे, एट द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, और देखिए सबस्ट्रेट को रोक देते हैं, यहाँ पे क्रॉस बनाया है, उसको ब्लॉक कर देंगे कि वो बाइंड ना कर पाए। लेकिन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी जो है यहाँ पे बाइंड करेंगे, लेकिन वो बाइंड करेंगे एट द साइट अदर देन द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे इस साइट के ऊपर बाइंड कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। यहाँ पे क्या होगा, सबस्ट्रेट तो बाइंड कर जाएगा लेकिन जो रिएक्शन है वो ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन जो रिएक्शन है वो ब्लॉक हो जाएगा। क्यों, देखो सबस्ट्रेट तो आया, वो बाइंड कर गया, नो प्रॉब्लम इन दैट, वो बाइंड कर गया, लेकिन जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर था, क्योंकि जो आपके पास इनहिबिटर्स होते हैं वो तो शट ऑफ करते ही हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, यानी कि यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी जो रिएक्शन है वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। सो दिस इज गोइंग टू हैपन इन दिस एक्चुअली। नाउ अब आपको और यहाँ पे डायग्राम बताई गई है, जितना ज़्यादा आप विजुअल देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स उतनी ही ज़्यादा आपको क्लियरिटी आती जाएगी, आपके दिमाग में ये इमेज ही बन जाएगी। सो देखिए एंजाइम है हमारे पास, एंजाइम है, सबस्ट्रेट है, और अगर मान लीजिए इनहिबिटर भी आ गया, इनहिबिटर जो है वो रोकेगा सबस्ट्रेट को बाइंड करने से कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में। तो अगर इनहिबिटर बाइंड करेगा तो क्या बनेगा, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तो बनेगा नहीं। अब इनहिबिटर बाइंड कर गया है तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड हियर। तो अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, इनहिबिटर जो है वो बाइंड कर जाता है टू द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट,
क्योंकि वो डायरेक्टली ब्लॉक कर देगा एक्टिव साइट को और अब सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो रहा है, सो नो रिएक्शन अकर, मतलब यहाँ पे रिएक्शन रुक जाएगी। अब अगर हम बात करें नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की, सो देखिए यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, नाम से ही पता लग रहा है नॉन कॉम्पिटिटिव, तो यहाँ पे भी इनहिबिटर बाइंड करेगा, लेकिन वो जो है एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड नहीं करेगा, किसी अदर साइट के ऊपर बाइंड करेगा और हम बोल सकते हैं कि वो बाइंड कर रहा है एलोस्टेरिक साइट के ऊपर। एलोस्टेरिक साइट, द साइट अदर देन द एक्टिव साइट, लेकिन यहाँ पे भी रिएक्शन नहीं होगी। तो चाहे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है चाहे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, दोनों के केस में जो रिएक्शन है वो स्टॉप कर जाती है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर दैट शट्स ऑफ द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। नाउ ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। अब हम यहाँ पे देखेंगे कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए इस टाइप से ये आपको जैसे ग्राफ बताया गया है, यहाँ पे जैसे हम एंजाइमेटिक एक्टिविटी की बात कर रहे थे विद द टेम्परेचर, सो ये आपको यहाँ पे ग्राफ जो है बताया गया है, एनसीईआरटी का ही ग्राफ है। नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। सो एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी जो है एडिशनल एनर्जी होती है विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको स्टार्ट करने के लिए एडिशनल यानी कि एक्स्ट्रा कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसी को जो है हम एक्टिवेशन एनर्जी बोल देते हैं। यानी कि एक्टिवेशन, एक्टिवेट करने के लिए मतलब रिएक्शन स्टार्ट करना है तो उसके लिए कितनी एनर्जी लगेगी। सो इन एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, देखिए एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट एनर्जी जो है रिलीज होगी, एक्सो मतलब बाहर निकल रही है हीट एनर्जी, एंडोथर्मिक जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो जो एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उनमें होता क्या है कि जो सबस्ट्रेट है वो क्या करता है, मस्ट गो थ्रू ए मच हायर स्टेट, मतलब जो सबस्ट्रेट है उसको जो है जाना पड़ता है मच हायर स्टेट तक और उसी को हम जो है ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी बोल देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये आपके पास ट्रांजिशन स्टेट है जो कि हायर स्टेट है, तो यहाँ तक जाने के लिए जो एनर्जी लगेगी दैट इज ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी। तो इसीलिए क्या होता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको आप डिफाइन कर सकते हो कि ये एक तरीके से डिफरेंस है किसके बीच में, बिटवीन द एवरेज एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट है उसकी जो एवरेज एनर्जी है और जो ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी है उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोल देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे इस ग्राफ में देखें, सो एज यू सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, एज यू सी की पोटेंशियल एनर्जी आपको यहाँ पे बताई गई है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन आपको यहाँ पे बताया गया है। सो यू कैन सी कि देखिए मान लीजिए आपके पास सबस्ट्रेट है और प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे बनेगा, सो अब देखिए यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा है एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। देखो यहाँ पे ये ग्राफ देखो, यहाँ पे आप देखोगे ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे की तरफ है, इसकी जो स्लोप है वो नीचे की तरफ को है, तो एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम जो है क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम कम होती है, लो होती है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम देखिए ज्यादा है। एज यू सी इन द ग्राफ एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम ज्यादा है। यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए आपके पास में क्या है कि जो आपके पास एंजाइम होता है, एंजाइम क्या करता है, एंजाइम जब भी काम करता है तो इट वर्क्स बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, तो इसीलिए इस ग्राफ में भी आप देख पा रहे हो कि एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम जो है, अगर एंजाइम नहीं है तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी, फिर ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर पहुंचेगा, लेकिन अगर आपके पास एंजाइम है तो एनर्जी कम लगेगी।
तो मतलब एंजाइम जो है जब भी अपना काम करता है तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एडिशनल एनर्जी। अब जरा कंसेप्ट को समझिए आप। एक्टिवेशन एनर्जी जो है एडिशनल एनर्जी होती है, यानी कि एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी लगेगी? रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन। सो होता क्या है, आप सिंपली ये समझिए कि जो आपके पास बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन है, उनमें जो एंजाइम्स हैं वो लोअर कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। मतलब अब जो है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी। तो अगर ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। सो एज ए रिजल्ट स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास कम लगेगी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगा, स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज कर जाएगी। सो कुछ ऐसे ही आपके एंजाइम्स काम करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट वन, दैट इज, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था आपका, जो यहाँ पे हमने बात की कि जो आपके पास एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं इन ए केमिकल रिएक्शन, तभी जो है वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा पाते हैं, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी मतलब एक्टिवेट करने के लिए, मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए पर्टिकुलर रिएक्शन। सो दिस कंसेप्ट शुड बी क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे ले रहे हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस, जो कि अभी हमने बात की थी, उसी की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, लॉक एंड की हाइपोथेसिस की। तो देखिए, जैसे अभी हमने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी इस बात को देखा था। लेट्स चेक दैट। देखिए, आप सिंपल ये समझिए कि जो आपके पास सबस्ट्रेट है वो एक चाबी की तरह काम करेगा, जो एंजाइम है वो आपका एक लॉक की तरह काम करेगा और लॉक की कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सो नाउ चेक द हाइपोथेसिस। सो देखिए, सबसे पहले ये जो है किसने दी थी ये हाइपोथेसिस? सो एमिल फिशर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1894 में ये हाइपोथेसिस दी थी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, बोथ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैव स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप्स। देखिए, इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि चाहे एंजाइम है चाहे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, दोनों की जो है स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप होती है। So, in the region of active sites of the surface, configuration of the enzyme is such as to allow the particular substrate molecules to be hived over it. देखिए, यहाँ पे होता क्या है, हमें पता है जैसे एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट होती है, तो जो आपके पास एंजाइम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके की होती है कि जो आपके पास जो पर्टिकुलर जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो वहां पे आके अटैच हो जाए। सो इट इज सिमिलर। देखिए, ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए इसको लॉक एंड की हाइपोथेसिस बोला है, नाम से ही समझने की कोशिश करना। इट इज सिमिलर टू द सिस्टम ऑफ लॉक एंड की। देखिए, जो लॉक होता है, जो ताला होता है और जो उसकी की होती है, चाबी होती है, उसी की तरह ये होता है। कैसे? जस्ट एज ए लॉक कैन बी ओपन्ड बाय इट्स स्पेसिफिक की। देखिए, होता क्या है कि अगर आपको लॉक खोलना है तो आप ये तो नहीं कर सकते हो ना कि कोई भी आपने की उठा ली और आपका लॉक उससे खुल जाएगा, ये नहीं होगा। तो जो लॉक है उसको खोला जा सकता है बाय इट्स स्पेसिफिक की, उसकी कुछ स्पेसिफिक की होगी। इन द सेम वे जो एंजाइम्स है, एंजाइम्स के केस में भी जो सबस्ट्रेट है वो स्पेसिफिक होते हैं कि कोई पर्टिकुलर एंजाइम है तो उसके केस में सबस्ट्रेट ये होगा, क्योंकि जैसे जिस प्रकार से हम किसी भी की से लॉक को नहीं खोल सकते हैं, सेम इज द केस है। तो क्या होता है, इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कैन बी एक्टेड अपॉन बाय ए पर्टिकुलर एंजाइम। तो इससे जो है हमें जो है क्या पता चलता है कि जो आपका एंजाइम एक्शन है वो एक तरीके से स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट इज इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस क्या बोलती है? देखिए, ये जो है एक मॉडिफिकेशन ही है। इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लॉक एंड की हाइपोथेसिस, जो कि कोशलैंड नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। कब?
1959 में जो इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस थी वो दी गई थी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखिए होता क्या है, इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कि जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की, उसके पास जो है दो ग्रुप्स होते हैं। एक होता है बटरेसिंग ग्रुप, दूसरा होता है कैटालिटिक ग्रुप। सो अब देखिए जो बटरेसिंग ग्रुप्स होते हैं ये क्या होते हैं, जो आपके पास बटरेसिंग ग्रुप्स होते हैं, दीज ग्रुप्स डू नॉट कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ द सबस्ट्रेट टू द प्रोडक्ट। देखिए हमें पता है कि कैटालिटिक ग्रुप जो है उसका काम यही है, दैट कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ द सबस्ट्रेट टू द प्रोडक्ट। लेकिन जो बटरेसिंग ग्रुप है वो जो है ऐसा कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं। तो अब जो बटरेसिंग ग्रुप है उनका काम क्या होता है, सो बटरेसिंग ग्रुप्स आर द साइट्स। ये जो है कुछ साइट्स हैं जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, विद इन द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। जो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वहां पे कुछ साइट्स हैं जो है किस चीज के लिए हेल्प करेंगी, दैट सपोर्ट द अटैचमेंट ऑफ द सबस्ट्रेट टू द एंजाइम। यानी कि जो सबस्ट्रेट जो अटैच होता है एंजाइम के साथ, उसकी अटैचमेंट को सपोर्ट करने का काम इन ग्रुप्स का होता है। सो बटरेसिंग ग्रुप इज meant फॉर सपोर्टिंग द सबस्ट्रेट। द कैटालिटिक ग्रुप इज एबल टू वीकन द बॉन्ड्स ऑफ द रिएक्टेंट। मीन्स अब देखिए अगर आपके पास जो बॉन्ड्स ऑफ द रिएक्टेंट्स हैं अगर वो वीक हो जाएंगी तो इससे क्या होगा कि रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट में चेंज हो सकते हैं। सो इस तरीके से जो कैटालिटिक ग्रुप है मतलब उसका काम यही है कि इट कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ द सबस्ट्रेट टू द प्रोडक्ट। लेकिन बटरेसिंग ग्रुप जो है उसका काम ये नहीं है, उसका काम क्या है, टू सपोर्ट द अटैचमेंट ऑफ द सबस्ट्रेट टू द एंजाइम। नाउ अब देखिए होता क्या है, एज सून एज द सबस्ट्रेट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द बटरेसिंग ग्रुप, क्या होगा कि जब जो सबस्ट्रेट है वो जो है बटरेसिंग ग्रुप के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, जो एक्टिव साइट्स हैं एंजाइम की उनमें जो है कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे। क्यों होंगे वो, सो एज टू ब्रिंग द कैटालिटिक ग्रुप अपोजिट टू द सबस्ट्रेट बॉन्ड्स टू बी ब्रोकन। सो जो आपके पास कैटालिटिक ग्रुप होता है दैट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होने के लिए ही कौन हेल्प करता है, कैटालिटिक ग्रुप हेल्प करता है। सो सिंपल सी बात हमने यहाँ पे क्या देखी कि जैसे ही जो सबस्ट्रेट है वो बटरेसिंग ग्रुप के कांटेक्ट में आएगा तो जो एक्टिव साइट्स हैं एक्टिव साइट्स में कुछ चेंजेस आएंगे, एक्टिव साइट में कुछ चेंजेस आएंगे, कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे। और होगा क्या, वो चेंजेस क्यों आ रहे हैं, टू ब्रिंग द कैटालिटिक ग्रुप, ताकि जो कैटालिटिक ग्रुप है वो सबस्ट्रेट के बिल्कुल अपोजिट आ जाए और जो बॉन्ड्स हैं वो टूट जाए। बॉन्ड्स जब टूटेंगी तो इससे क्या होगा, इससे केमिकल रिएक्शन हो पाएगा, मतलब प्रोडक्ट जो है मिल पाएगा। सो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो कैटालिटिक ग्रुप है दैट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन। अब देखिए होता क्या है, जैसे अभी हमने पढ़ा सबस्ट्रेट वाले केस में कि होता क्या है कि अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो जो वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन है वो सबसे पहले तो बढ़ेगी, लेकिन बाद में क्या होता है जब रिएक्शन जो है मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंच जाता है तो उसके बाद जो है कुछ भी इंक्रीज देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे क्या है कि टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इन एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है, मतलब जो इफेक्ट है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है एंजाइमेटिक रिएक्शन में, उसके लिए इतना आप याद रखेंगे, जो माइकलिस और मेंटन नाम के साइंटिस्ट जो थे, जो माइकलिस और मेंटन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1913 में एक प्रपोज किया एक मैथमेटिकल मॉडल, और उन्होंने जो है वहां पे रिलेशनशिप भी डिराइव किया जिसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है। देखिए ये इक्वेशन थी एक्चुअल में, जो माइकलिस और मेंटन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये इक्वेशन दी थी। सो देखिए इक्वेशन क्या है, V इज इक्वल टू, इक्वेशन इज V इज इक्वल टू V मैक्स और सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बता देंगे, डिवाइडेड बाय Km प्लस
सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। सो देखिए यहाँ पे जो Km है, Km क्या है यहाँ पे इस इक्वेशन में Km है दैट इज माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, क्योंकि इक्वेशन जो है किसकी है, माइकलिस मेंटन की इक्वेशन है, तो कांस्टेंट जो यहाँ पे यूज होगा Km, उसको हम क्या बोलेंगे, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। तो ये जो Km है ये क्या है, दिस इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन टू प्रोड्यूस हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी कि सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिससे क्या हो जाए, जिससे जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसकी जो हाफ वेलोसिटी है वो प्रोड्यूस हो जाए, यानी कि V max by 2 प्रोड्यूस करने के लिए। अब यहाँ पे जो V है वो क्या है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। V max इस इक्वेशन में क्या है, दैट इज मैक्सिमम वेलोसिटी। S क्या है, दैट इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन और S के बीच में आपको ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको जो है V max मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी, लेकिन उसका हाफ, उसका आधा, V max by 2। सो Km क्या है एक्चुअल में, Km क्या है, Km जो है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट है, जो कि क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन टू प्रोड्यूस हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब इसी को प्रोड्यूस करने के लिए V max by 2 को प्रोड्यूस करने के लिए। I hope this is clear to you. Now moving to the next one, देखिए होता क्या है यहाँ पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है वो रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल का मतलब है कि उसको फिर से रिवर्स करके नॉर्मल उसमें वापस लाया जा सकता है जैसे वो पहले था। सो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन रिवर्सिबल होता है एंड is due to the presence of the substrate or the enzyme analogues which block the active site। देखिए यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि substrate और enzyme analogues, देखिए होगा क्या कि जो substrate है, substrate जो है structurally similar होता है किसके, जो एक्चुअल में जो इनिबिटर बाइंड कर रहा है उसके, मतलब स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है, तो इससे दोनों के बीच में कंपटीशन होता है और इनिबिटर बाइंड कर जाता है। सो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि जो मेलोनेट है ये इनिबिट कर देता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। जो मेलोनेट है ये इनिबिट कर देता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटी को, क्यों, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी यहाँ पे है, इसीलिए ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में एग्जांपल आता है, बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द सक्सिनेट। अब देखिए जो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है वो टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता है, इसीलिए हम इसको रिवर्सिबल बोल रहे हैं, मतलब हम इसको नॉर्मल स्टेट में वापस ला सकते हैं। सो अब कैसे वापस ला सकते हैं, तो मेन तरीका देखिए इसके लिए क्या है, इसको जो है रिड्यूस या फिर ओवरकम किया जा सकता है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को। कैसे, कैसे इसको दूर करेंगे, कैसे इसको ओवरकम करेंगे, बाय इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट। जब सबस्ट्रेट को बढ़ा देंगे, जब सबस्ट्रेट बढ़ जाएगा तो अब इनिबिटर जो है वहां पे कुछ नहीं कर पाएगा, तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन इससे दूर किया जा सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर। अब होता क्या है, इन दिस Km is increased but V maximum remains the same, मतलब जो Km है उसको तो बढ़ाया जाएगा लेकिन जो V max है वो सेम रहेगा, and more substrate is needed to achieve 1/2 V max, जो अभी हमने पीछे बात की। देखिए जो V max by 2 है वो क्या है, ये है आपके पास हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। सो ये आपको याद रखना है कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के केस में क्या होता है, Km इज इंक्रीज बट V max रिमेन्स द सेम। अब होता क्या है कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन जो अभी हमने डायग्राम से भी देखा था, यहाँ पे क्या होता है कि जो इनिबिटर है वो क्या कर देता है, वो कॉम्प्लेक्स बना देता है विद द एंजाइम एट ए प्लेस अदर देन द एक्टिव साइट, मतलब एक्टिव साइट में नहीं, किसी अदर साइट में, जो अभी हमने डायग्राम में देखा। तो इसमें क्या होता है कि जो V max होता है ऑफ द रिएक्शन दैट डिक्रीजेस, V max यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, वहां पे सेम रहेगा कॉम्पिटिटिव के केस में, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी वजह से क्या होगा, एज द इनिबिशन कैन नॉट
कैन नॉट ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द। अब आप क्या कर सकते हो कि अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को बढ़ाओगे फिर भी जो इनहिबिशन है वो ओवरकम नहीं होगा। तो इससे क्या होता है, जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है वो ही पूरे तरीके से चेंज हो जाता है। तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है डेंजरस टाइप का होता है। कंपटीशन तो कुछ नहीं कर रहा है लेकिन अदर साइड के ऊपर बाइंड करेगा, और इसको जो है सबसे बड़ी बात यह है कि इसको जो है रिवर्स भी नहीं कर सकते हैं हम। जैसे वहां पे था कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में कि अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट को बढ़ाएंगे तो जब सबस्ट्रेट बढ़ेगा तो ये ओवरकम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ओवरकम नहीं हो पाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स की, और न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं दोनों की। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस। देखिए जो नाइट्रोजिनस बेसिस है, नाइट्रोजिनस बेसिस का मतलब क्या हुआ, नाम से ही पता लग रहा है, मतलब इनके अंदर में नाइट्रोजन होगी। नाइट्रोजिनस बेसिस 5 तरीके के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। इसको हम डीएनए आरएनए के केस में भी पढ़ते हैं। सो व्हेन फाउंड अटैच्ड टू द शुगर, अगर देखो अगर जो नाइट्रोजिनस बेस है अगर वो शुगर के साथ जुड़ा हुआ होगा तो उसको हम न्यूक्लियोसाइड बोल देते हैं। सिंपल आप याद करिए कि अगर जो बेस है वो शुगर के साथ जुड़ा है तो देखिए एस से शुगर और यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड एस से। और अगर देखिए होगा क्या, अगर फॉस्फेट ग्रुप भी साथ में जुड़ा हुआ होगा, मींस आप यहाँ पे लिख सकते हो अपने पास शॉर्ट में, अगर बेस भी है और शुगर भी है और फॉस्फेट ग्रुप भी है और फॉस्फेट ग्रुप भी है, देन दैट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए याद कैसे रखेंगे कि फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोटाइड के केस में ही आएगा, ऐसे कुछ आप याद रखिए। देखिए यहाँ पे टी आ रहा है अल्फाबेट में, यहाँ पे भी टी, सो फॉस्फेट ग्रुप भी अगर साथ में होगा तो न्यूक्लियोटाइड बोल देंगे। सो डिफरेंस आपको यहाँ पे बताया गया है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच में। देख लेते हैं न्यूक्लियोसाइड जो है वो कैसे बनते हैं। न्यूक्लियोसाइड जो है वो बनते हैं बाय द यूनियन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स, जिसमें होता क्या है, जिसमें बेस होता है और पेंटोस शुगर होती है, जो अभी हमने बात की। सो पेंटोस शुगर मतलब कि 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर, पेंट मतलब कि 5। न्यूक्लियोटाइड के केस में क्या होता है, दे आर फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स। 3 मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ेंगे, बेस होगा, पेंटोस शुगर होगा और फॉस्फेट ग्रुप होगा। अब यहाँ पे देखिए आपको एक टेबल जो है वो दिया गया है। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास बेस है एडेनिन, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि प्यूरिन्स आपके पास 2 होते हैं, एक एडेनिन और दूसरा ग्वानिन। ये 2 प्यूरिन्स होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। जबकि जो कट है, तो ये आपके पास में एक ट्रिक है कि जो कट है वो पिरामिडन है। अब सी से यहाँ पे क्या बनेगा, सी फॉर साइटोसिन, साइटोसिन, यू से यूरासिल एंड टी से थाइमिन। सो देखिए ये पांचों के पांचों नाइट्रोजिनस बेसिस हैं, लेकिन उसमें से भी कुछ प्यूरिन्स हैं और कुछ पिरामिडिन्स हैं। प्यूरिन्स में एजी आएगा, एडेनिन एंड ग्वानिन, और पिरामिडिन्स में साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। याद रखने के लिए ट्रिक है, आपने पिरामिड को क्या किया, कट किया। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके पास प्यूरिन जो है एडेनिन है और जो शुगर यहाँ पे जुड़ी हुई है, शुगर अगर यहाँ पे राइबोस शुगर जुड़ी हुई है, तो अभी हमने पढ़ा कि बेस के साथ अगर शुगर अटैच्ड होती है तो आपके पास न्यूक्लियोसाइड बनता है। तो अब देखिए अगर मान लीजिए एडेनिन है और राइबोस शुगर जुड़ी हुई है, तब हम उस न्यूक्लियोसाइड को बोलेंगे एडिनोसिन। क्या बोलेंगे, एडिनोसिन। जब भी देखिए न्यूक्लियोसाइड का नाम लिखना है तो लास्ट में जो है आपको SINE बस ये याद रखना है। तो एडिनोसिन, देखिए एडेनिन जुड़ा राइबोस शुगर के साथ, सो एडिनोसिन। सो राइबोस शुगर जो है आरएनए के केस में होती है और डीएनए के केस में हमें पता है डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है। तो
अगर मान लीजिए जो डीऑक्सी राइबोज शुगर है वो अगर जुड़ जाती है एडेनिन के साथ तो पहले डीऑक्सी आएगा, तो जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसको बोलेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन। और देखिए अगर यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट ग्रुप भी अगर जुड़ा हुआ होगा देन हमें पता है न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो मान लीजिए इनके साथ में मतलब बेस भी है, शुगर भी है और उसके साथ में अगर फॉस्फोरिक एसिड भी जुड़ गया है तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4। अब उस न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या होगा? मान लीजिए बेस जो है एडेनिन है और शुगर जो है राइबोज शुगर है और फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे अटैच हो गया दैट इज H3PO4। देन न्यूक्लियोटाइड जो बनेगा उसमें एसिड लास्ट में आएगा क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड जुड़ रहा है, सो एडिनाइलिक एसिड। एडिनाइलिक एसिड या फिर इसको बोल देंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। देखिए है तो ये एडिनोसिन ही लेकिन एक फॉस्फेट भी जुड़ गया है मतलब तो मोनोफॉस्फेट, तो AMP बोल देंगे। अब अगर मान लीजिए आपके पास डीऑक्सी राइबोज शुगर है उसके साथ अगर एडिनिन है और साथ में फॉस्फोरिक एसिड है तो क्या बोलेंगे? डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड या फिर दूसरा नाम डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, जैसे मान लीजिए आपके पास ग्वेनिन है, ग्वेनिन भी प्यूरिन है। अब यहाँ पे अगर राइबोज शुगर है तो ग्वेनोसिन, बस वैसे ही करना है ग्वेनोसिन। या फिर अगर डीऑक्सी राइबोज के साथ अगर बेस जुड़ गया, ये शुगर है इसके साथ अगर जुड़ गया जैसे डीएनए के केस में होता है तो डीऑक्सी एडिनोसिन बोल देंगे। और अगर फॉस्फोरिक एसिड भी साथ में अटैच हो गया तो ग्वेनाइलिक एसिड बोल देंगे, ग्वेनाइलिक एसिड बोल दिया या फिर ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट बोल दिया क्योंकि फॉस्फेट जुड़ गया। अब उसी तरीके से यहाँ पे भी जैसे अगर मान लीजिए डीऑक्सी राइबोज शुगर है उसके साथ बेस अटैच्ड है और फॉस्फोरिक एसिड अटैच्ड है, सो डीऑक्सी ग्वेनाइलिक एसिड या फिर डीऑक्सी ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अब देखिए पिरामिडिन्स, जैसे अभी हमने बात की कि ये होते हैं हमारे पास तीन, कट CUT, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। सो अगर आपके पास में पिरामिडिन्स मान लो पिरामिडिन साइटोसिन है, सो शुगर जो है राइबोज शुगर है तो न्यूक्लियोटाइड जो बनेगा उसको साइटिडीन बोल देंगे, उसको क्या बोलेंगे? साइटिडीन बोलेंगे। सो अगर मान लीजिए फॉस्फोरिक एसिड भी जुड़ गया तो जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा उसको साइटिडाइलिक एसिड बोल देंगे, साइटिडाइलिक एसिड बोल देंगे या फिर साइटिडीन मोनोफॉस्फेट भी बोल सकते हैं। साइटिडीन मोनोफॉस्फेट क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि फॉस्फेट जुड़ गया और साइटिडीन तो है ही जो कि न्यूक्लियोसाइड है। अब अगर मान लीजिए डीऑक्सी राइबोज शुगर है जो कि डीएनए के केस में होती है, देन अगर वो जो है साइटोसिन बेस के साथ जुड़ेगी देन न्यूक्लियोसाइड जो बनेगा दैट इज कॉल्ड एज डीऑक्सी साइटिडीन। या फिर अगर यहाँ पे मान लीजिए फॉस्फोरिक एसिड भी अटैच्ड हो जाता है देन इसको हम बोल देंगे डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड या फिर डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। नाउ अगर मान लीजिए थाइमिन है, थाइमिन अगर है तो देखिए थाइमिन जो है सिर्फ डीएनए के केस में होता है, डीएनए के केस में, और आरएनए के केस में जो है थाइमिन की जगह पे यूरासिल होता है। रिमेंबर दिस थिंग, मेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर है दोनों के बीच में कि डीएनए के केस में डी से आप याद रखेंगे, डीएनए के केस में थाइमिन होता है, आरएनए के केस में यूरासिल होता है, ये डिफरेंस है। सो इसीलिए यहाँ पे शुगर डीऑक्सी राइबोज ही लिखी है जो कि डीएनए के केस में होती है। सो यहाँ पे देखिए ये बेस है, ये बेस जो है इस शुगर के साथ जुड़ेगा देन न्यूक्लियोसाइड जो बनेगा दैट इज डीऑक्सी साइटिडीन। या फिर साथ में अगर फॉस्फोरिक एसिड भी जुड़ गया देन आप बोल दोगे दैट इज न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे जो बनेगा दैट इज डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड या फिर डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। नाउ अगर मान लीजिए यूरासिल है तो यूरासिल जो है जैसे मैंने आपको बताया आरएनए के केस में ही पाया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे शुगर राइबोज ही होगी जो कि आरएनए के केस में प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे देखिए यूरासिल अगर राइबोज शुगर के साथ जुड़ गया देन यूरिडीन बन जाएगा, यूरिडीन जो न्यूक्लियोसाइड होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए फॉस्फोरिक एसिड भी अटैच्ड हो गया अगर तो यूरिडाइलिक एसिड बन जाएगा या फिर यूरिडीन मोनोफॉस्फेट भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है कि जब भी आपके पास जो प्यूरिन्स थे
प्यूरिन्स अगर शुगर के साथ अटैच होते हैं तो इस टाइप से बनता है, लास्ट में SINE आता है। लेकिन अगर पिरामिडिन्स अटैच होते हैं शुगर के साथ तो लास्ट में DINE आता है, जैसे साइटिडीन हो गया आपके पास, या फिर आपके पास यहाँ पे यूरिडीन हो गया। सो इस टाइप से, तो ये जस्ट इनकी नेमिंग है। नाउ जस्ट रिवाइज कि हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा। देखिए यहाँ पे जैसे हमने जो कम्पिटिटिव इनिबिशन पढ़ा, नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन पढ़ा, सो एक फीडबैक इनिबिशन भी होता है जो कि मैंने स्टार्टिंग के ही इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको बता दिया था ये तीनों। लेकिन एक बार मैं आपको इसको जस्ट रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए फीडबैक इनिबिशन को, इसको एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन भी कहा जाता है। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन भी इसको कहा जाता है। ये जो है क्या है, ये एक एंजाइम रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जिसमें जो प्रोडक्ट है या फिर जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट वो है जो कि फाइनल प्रोडक्ट से पहले जो बनता है, तो प्रोडक्ट या फिर रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है जब वो इनहिबिटर की तरह काम करेगा देन उसको हम बोल देते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिटर, और इसको हम फीडबैक इनहिबिशन नाम दे देते हैं। सो यहाँ पे होता क्या है कि जो एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट जो है वो इनहिबिटर की तरह काम करता है। सो दैट फंक्शंस एज नेगेटिव मॉड्यूलेटर, नेगेटिव मॉड्यूलेटर की तरह काम करेगा, और जब भी इनहिबिटर आ गया तो एंजाइम क्या हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है। तो जब इनएक्टिवेट हो जाता है एंजाइम तो हम बोल देते हैं कि इनहिबिशन हो गई। तो यहाँ पे आपको सिंपली ये याद रखना है कि जो आपके पास प्रोडक्ट है रिएक्शन का या फिर जो इंटरमीडिएट है रिएक्शन का, वो ही इनहिबिटर की तरह काम करेगा। So that is going to happen in this. नेक्स्ट जो है हमने यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियोसाइड के बारे में देखा, डिफरेंस हमने इनके बीच में देखा था। देन आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस नेमिंग। यहाँ पे ये ट्रिक हमने डिस्कस की, जैसे पिरामिडिन्स के केस में कट। सो दीज आर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ऑल्सो यहाँ पे जो हमने एक इक्वेशन जो डिस्कस की, दैट इज माइकलिस मेंटन इक्वेशन, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ऑल्सो जो लॉक एंड की हाइपोथेसिस जो थी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फैक्टर्स डिस्कस किए हमने, यहाँ पे ये ग्राफ डिस्कस किया, दिस इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे हमें ये पता लग रहा है कि जब एंजाइम है तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एंजाइम जो है कैटालिटिक एक्टिविटी को तो शो करता है, लेकिन कैसे शो करता है, हाउ डज इट शो द कैटालिटिक एक्टिविटी। कैटालिटिक एक्टिविटी को शो करने का मतलब है कि ये रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड की डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं या अदर प्रोसेसेस के लिए हेल्प करते हैं, तो वो जो है एक्चुअल में रिएक्शन के रेट को कैसे बढ़ाते हैं, by lowering the activation energy, and activation energy is the additional energy required to start a chemical reaction. So ये चीजें हमने यहाँ पे देखी। ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच के बारे में हमने देखा जिसके ऊपर एंजाइम्स एक्ट करते हैं। राइबोजाइम्स के बारे में देखा कि जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो भी जो है जैसे कि आरएनए, अगर वो एंजाइम की तरह एक्ट करेगा तो उसको हम राइबोजाइम बोल देते हैं। एंजाइम का स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर होता है, एक्टिव साइट होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट फिट करता है। एंजाइम के बारे में देखा, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। तो ये हमने रिवाइज भी कर लिया कि इस लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच।